साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिए, भारत की संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में अपन बात कर रहे हैं और भारत में जो शासन प्रणाली है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है, हम सबको पता है संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं, संसदीय शासन प्रणाली के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं और संसदीय शासन प्रणाली में किस प्रकार जो है ये उत्तरदायी एवं नियंत्रण का सिद्धांत होता है, ये जानना भी हमारे लिए क्या है, बेहद ज्यादा आवश्यक है। आजकल एग्जाम में संसदीय शासन प्रणाली से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, अच्छे मनोयोग के साथ पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में शासन प्रणाली किस प्रकार की है, कैसे जो है उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत संसदीय शासन प्रणाली में प्रभावी होता है, उनके संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, किसके संदर्भ में बात करें अपन, संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। देखिएगा, भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के समय आप सभी को पता है कि संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। संविधान सभा के सामने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली रखी जाए, दो विकल्प थे। दो विकल्प क्या क्या थे? एक तो ब्रिटेन की तरह ही संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाए और दूसरा अमेरिका की तरह ही क्या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम जब आजाद हुए थे तो आजादी के साथ या फिर उससे पहले जो है 1946 में किसका गठन हो गया था? संविधान सभा का। अब संविधान का निर्माण करना था तो शासन प्रणाली कौन सी रहेगी, यह भी संविधान सभा को तय करना था। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके सामने दो विकल्प थे। कौन से? एक तो ब्रिटेन की तरह ही संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाए या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन। अपन जानेंगे दोनों में क्या फर्क होता है, भारत में क्यों संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया। तो संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बजाय अगर संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया जाता है तो वो बेहतर रहेगी। क्या कहा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बजाय अगर संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया जाए तो उसको बेहतर परिणाम होंगे। उसके क्या कारण है, सुनिएगा जरा। पहली बात तो हम संसदीय शासन प्रणाली से परिचित थे। आप कहेंगे परिचित कैसे थे? अरे भारत पर शासन किनका था? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली थी? संसदीय शासन प्रणाली। और ये जो 1919, 1935, 1909 के जो अधिनियम आए थे भारत में, उनमें कहीं ना कहीं भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत क्या हो चुकी थी। भारत के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो संसदीय शासन प्रणाली से परिचित थे और उन्होंने संविधान सभा में एक मत में क्या कहा, सबने एक मत होकर कहा कि भारत में भी ब्रिटेन की तरह ही संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया जाए। नई प्रणाली से हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें रहेगी, हम जिस प्रणाली से परिचित हैं उसी को स्वीकार किया जाए। दूसरा जो है, संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता होती है उत्तरदायित्व और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता होती है कि वहां पर क्या रहता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब भारत में दोनों के समन्वय की बात आई कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य के लिए बेहतर विकल्प कौन सा रहेगा? संसदीय शासन प्रणाली। क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो मोंटेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है ना, वो प्रभावी होता है। और उसके तहत क्या होता है, उसके तहत जो है सरकार के तीनों अंग पृथक रूप से कार्य करते हैं। लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली जरूरी थी क्योंकि सहयोग और समन्वय की नीति को अपनाना जरूरी था, ताकि कार्यपालिका और विधायिका जो है ये सहयोग और समन्वय के साथ जो है क्या कर सके, शासन प्रणाली और कानूनों का क्या कर सके, निर्माण कर सके। इसीलिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया। आगे अपन बात करेंगे स्वीकार्यता के कारण। हाँ, अब संसदीय शासन प्रणाली के कई सारे उपनाम है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली को निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जाता है। तो आपको यहां ध्यान में रखना है, संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? उत्तरदायी सरकार। इसे अपन कह सकते हैं संसदीय सरकार। कौन सी सरकार है? संसदीय सरकार। इसे अपन कह सकते हैं उत्तरदायी सरकार। कौन सी सरकार है? उत्तरदायी सरकार। इसे अपन कह सकते हैं कि सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल। सरकार का कौन सा? वेस्टमिंस्टर मॉडल। सरकार का कौन सा मॉडल? वेस्टमिंस्टर मॉडल। इसे अपन कह सकते हैं मंत्रिमंडलीय सरकार। कौन सी सरकार? मंत्रिमंडलीय सरकार। और आइवर जेनिंग्स ने तो इसे क्या कहा था? कैबिनेट सरकार।
कौन सी सरकार है? कैबिनेट सरकार। ये उपनाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे संसदीय सरकार के नाम से जानते हैं, इसे उत्तरदायी सरकार के नाम से जानते हैं, इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जानते हैं, इसे मंत्रिमंडल या कैबिनेट सरकार के नाम से जानते हैं। और आइवर जेनिंग्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। किन्होंने कहा था? आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स। और आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा कि संसदीय शासन प्रणाली, कौन सी? संसदीय शासन प्रणाली जो है, संसदीय शासन प्रणाली को कैबिनेट सरकार कहा जा सकता है। कैबिनेट सरकार कहा जा सकता है, कैबिनेट सरकार कहा जा सकता है। संसदीय शासन प्रणाली को कैबिनेट सरकार कहा जा सकता है क्योंकि या सरकार की मुख्य धुरी या सरकार का जो मुख्य तंत्र रहता है वो कौन सा रहता है? कैबिनेट रहता है। यानी शासन प्रशासन की सारी जिम्मेदारी किनके पास रहती है? कैबिनेट के पास रहती है। इसीलिए ऐसा अपन कौन से सरकार के नाम से जानते हैं? कैबिनेट सरकार के नाम से भी जानते हैं। ये जो संसदीय शासन प्रणाली है विश्व के कौन कौन से देशों में, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो आप ध्यान में रखेंगे कौन सा? ब्रिटेन। कौन सा ध्यान में रखेंगे? ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ जापान रख सकते हैं, और जापान के साथ कौन सा? भारत में भी कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। तो पहले तो इसके उपनाम होने चाहिए, और उपनाम के साथ ही विश्व के कौन कौन से देशों में संसदीय शासन प्रणाली है, तो मैंने कहा ब्रिटेन में है, जापान में और भारत में। और आइवर जेनिंग्स ने इसे क्या कहा था कि ये कैबिनेट सरकार है, क्योंकि शासन की सारी शक्तियां किस में नीत होती हैं? कैबिनेट में नीत होती हैं। शासन की सारी शक्तियां किस में नीत होती हैं? मंत्रिमंडल में नीत होती हैं। इसलिए इसे कैबिनेट सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। मैं कह रहा हूं कारण पता होना चाहिए कि इसे कैबिनेट सरकार क्यों कहा जाता है, इसे मंत्रिमंडलीय सरकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि शासन की सारी जिम्मेदारी किनके? शासन की सारा जो केंद्रीकरण कहां होता है? कैबिनेट में होता है। आप देखिए जरा, वर्तमान में कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल जो है, शासन की सारी जिम्मेदारी कहां है? मंत्रिमंडल में है। इसे उत्तरदायी सरकार कहते हैं क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व की भावना होती है। किसमें? ये केवल संसदीय शासन प्रणाली में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में उत्तरदायी का कोई सिद्धांत कार्य नहीं करता है, वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करता है। क्लियर है? तो इसको अपन संसदीय शासन प्रणाली के बारे में बात करें, सबसे पहले अपन जानेंगे संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में देखिए जरा, संसदीय शासन की विशेषताएं। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। सबसे पहली इसमें विशेषता जो रहती है वो रहती है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली में कैसी कार्यपालिका होती है? दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब है कि एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी कौन सी होती है? वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एक तो होता है सरकार का प्रमुख और एक होता है राष्ट्र का प्रमुख। आगे अपन बात करेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस प्रकार भिन्न है, तो मैं साथ में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को भी लेके चल रहा हूं ताकि दोनों के तरफ में आपका कंसेप्ट क्या हो सके? क्लियर हो सके। आपको ध्यान में रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। कौन सी कार्यपालिका? नाम मात्र की कार्यपालिका। और एक जो रहती है वो रहती है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी कौन सी? वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। इस राष्ट्रपति को अपन क्या कह सकते हैं? राष्ट्र का प्रमुख। ये जो राष्ट्रपति है ना, इस राष्ट्रपति को अपन क्या कह सकते हैं? राष्ट्र का प्रमुख। राष्ट्र का प्रमुख। राष्ट्र का प्रमुख कौन हो गया? राष्ट्रपति। और ये प्रधानमंत्री जो होता है ना, ये क्या होता है? सरकार का प्रमुख। क्या होता है? सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये खाली संसदीय शासन प्रणाली में संभव है। कौन सी? दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका का मतलब है कि एक तो रहेगा नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री।
राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। जबकि सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब देखिए जरा, हमने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो राष्ट्रपति में क्या था कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में नीत होगी? राष्ट्रपति में। ये बात पढ़ी थी ना। आर्टिकल 53 में क्या था कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नीत होगी। एक आर्टिकल और पढ़ा था 77, जिसमें क्या था? 77 में था कि देश के समस्त शासन संबंधी कार्य किन के नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति सारे के सारे किन की? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। तो शासन संबंधी सारे कार्य किए तो किन के नाम से जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन करेगा कौन? प्रधानमंत्री और इनकी मंत्री परिषद के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। फिर मैंने कहा कि राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सबकी सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये तो किसकी विशेषता है? संसदीय शासन प्रणाली की। थोड़ी सी मैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में बात करें तो यहां पर आप ध्यान में रखेंगे कि ब्रिटेन में अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है। वहां पर राष्ट्र का प्रमुख और वहां पर जो है सरकार का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होता है। और वो वहां पर कौन होता है? राष्ट्रपति। ध्यान से सुनिएगा, वहां पर राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होता है। और वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है, दोहरी कार्यपालिका है, जिसमें राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति रहता है और सरकार का प्रमुख कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है। ये प्रणाली राज्यों में भी है। राज्यों में भी दोहरी कार्यपालिका है। आप लोगों ने देखा होगा कि राज्य में जो है, राज्य में सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जबकि राज्य में जो है नाममात्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। मैं कह रहा हूं दोहरी कार्यपालिका एक तो केंद्र में भी है और राज्य में भी है। यही तो है भारतीय संविधान की खूबसूरती। विश्व के बहुत सारे देशों में संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन वहां पर केवल संघ में संसदीय शासन प्रणाली है। राज्यों और वहां के जो प्रांत है वहां पर डिफरेंट है, अलग है। भारत में संघ में भी संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है और साथ में राज्यों में भी कौन सी संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। अगर राज्य के बारे में बात करें तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि राज्य में संसदीय शासन प्रणाली का क्या स्वरूप रहता है। तो राज्य में जो है, राज्य में यहां पर कौन रहेगा? राज्यपाल। राज्य में कौन रहेगा? नाममात्र का प्रमुख कौन रहेगा? राज्यपाल। और वास्तविक राज्य में कौन रहेगा? वास्तविक कौन रहता है? मुख्यमंत्री। कौन रहता है? मुख्यमंत्री। ये वास्तविक कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखेंगे? दोहरी कार्यपालिका केंद्र में भी होती है और दोहरी कार्यपालिका राज्य में भी होती है। राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों क्या होता है? एक ही होता है। दूसरी विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता है बहुमत प्राप्त दल की सरकार। बहुमत प्राप्त दल की सरकार, बहुमत प्राप्त दल की सरकार होगी। बहुमत प्राप्त कहां होना चाहिए? अगर संघ के संदर्भ में बात करें, केंद्र के संदर्भ में बात करें तो बहुमत कहां होना चाहिए? लोकसभा में। कौन सी सभा में होना चाहिए? लोकसभा में होना चाहिए। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में कहां होना चाहिए? विधानसभा में। राज्य में कहां होना चाहिए? विधानसभा में। अर्थात बहुमत प्राप्त दल की ही क्या होगी? सरकार होगी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा लोकसभा में जिसका बहुमत रहेगा उसकी सरकार रहेगी। और लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 543। राज्यसभा में किसका बहुमत रहता? कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार हमेशा उसी राजनीतिक दल की बनेगी जिसका लोकसभा में क्या होगा? बहुमत होगा। सरकार हमेशा उसी राजनीतिक दल की बनेगी जिसका विधानसभा में बहुमत होगा। यानी राज्यसभा और विधान परिषद में कौन से राजनीतिक दल का बहुमत है, सरकार बनाने में उसकी कोई भागीदारी नहीं होती है। सरकार तो हमेशा उसकी बनेगी संसदीय शासन प्रणाली में जिसका निम्न सदन में क्या रहता है? बहुमत रहता है। और निम्न सदन कौन सा होता है? केंद्र में अपन बात करें संसद का निम्न सदन होता है कौन सा? लोकसभा। और राज्य विधानमंडल का निम्न सदन किसको कहते हैं? विधानसभा को। देखिए जरा, मैंने कहा कि सरकार हमेशा बहुमत प्राप्त दल की होगी। लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 543। कितनी है?
543, और 543 में जिस राजनीतिक दल का बहुमत रहेगा, यानी लगभग जो है कितना आ रहा है 272, जिस राजनीतिक दल को 272 से अधिक सीटें मिलेगी ना, उसी की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। दूसरा मैंने क्या, विधानसभा और अलग अलग राज्यों में विधानसभा की सीटें अलग अलग होती हैं, तो विधानसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत रहेगा ना, उसी की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। दूसरी, संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत प्राप्त दल की सरकार में एक और बात है, यहां पर अगर किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता ना, तो गठबंधन की सरकार भी बन सकती है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो राजनीतिक दल जो है गठबंधन की सरकार भी बना सकता है, और यह केवल कहां है, संसदीय शासन प्रणाली में ही संभव है। साथियों, अगर गठबंधन की सरकार की व्यवस्था नहीं होती, तो लोकसभा क्या हो जाती, एक चुनाव होते, किसी को बहुमत नहीं मिला, फिर से चुनाव, फिर लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, फिर से चुनाव। इसीलिए कहा गया कि संसदीय शासन, पहले उनकी विशेषताओं को समझा गया कि संसदीय शासन प्रणाली की क्या अच्छाइयां हैं, अगर भारत में इसको लागू करें तो हमें क्या क्या फायदे होंगे, और संसदीय शासन प्रणाली के क्या गुण हैं, उनको समझा गया, और उसके बाद में इस शासन प्रणाली को भारत में स्वीकार किया गया। भाई बार बार चुनाव करवाना संभव नहीं है, एक बार लोकसभा के चुनाव हो गए, पहली प्राथमिकता है कि जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिला उसी की क्या बने, सरकार बने। लेकिन मान लेते हैं किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला, तो कौन सी सरकार बनाई जा सकती है, गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि गठबंधन की सरकारें बनती हैं, केंद्र में भी बनती हैं और राज्य में भी बनती हैं, केंद्र में भी बनती हैं और राज्य में भी बनती हैं। केंद्र की बात करें तो वहां पर जो है एक तो गठबंधन है जिसको अपन बोलते हैं यूपीए, और एक वर्तमान में जिसकी सरकार है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनडीए। कौन सा, एनडीए, यानी ये तो है बीजेपी और उनकी समर्थित पार्टियों का, और ये है कांग्रेस और उनकी समर्थित पार्टियों का। अगर एक का बहुमत हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो गठबंधन की सरकार भी बनती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय गठबंधन की सरकार थी। इस बार तो बीजेपी को अकेले को 303 सीट प्राप्त हो गई है, तो बाकी राजनीतिक दलों को कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर 272 नहीं मिलती, तो ऐसी स्थिति में जो है इनके एनडीए के गठबंधन की जो और राजनीतिक दल हैं उनको साथ में लेकर सरकार बनाई जाती है। क्लियर है ना बात। इसी प्रकार कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे ना, उसको अपन बोलते थे यूपीए फर्स्ट की गवर्नमेंट एंड यूपीए सेकंड की गवर्नमेंट, क्योंकि 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे। अपन उसे यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड क्यों बोलते थे, क्योंकि वहां पर गठबंधन की सरकार थी। कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले जो राजनीतिक दल थे उन्होंने गठबंधन किया, और फिर जो है देश की सत्ता में शासन में उनकी भागीदारी रही। ठीक है, तो ये बात के लिए ये केवल संसदीय शासन प्रणाली में ही संभव है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। राज्यों की बात करें तो ये गठबंधन की सरकार राज्यों में है, एक राजनीतिक दल नहीं, 2 नहीं, 3 राजनीतिक दलों का गठबंधन है। जैसे वर्तमान में बात करें महाराष्ट्र में, कौन से राज्य में, प्रैक्टिकल करके देखिए, एग्जाम्पल हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। देखिए जरा, महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां पर 3 राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया। कौन कौन सा, एक तो शिवसेना, दूसरा कौन सा, दूसरा आपको पता होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, और तीसरा कौन सा, कांग्रेस। इन तीनों का गठबंधन है, और वर्तमान में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के क्या हैं, मुख्यमंत्री। क्लियर है ना बात। इसी प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है कि ये केवल संसदीय शासन प्रणाली में ही जो है उसकी विशेषताएं, बहुमत प्राप्त दल की सरकार होगी। लेकिन अगर किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति में गठबंधन की सरकार भी हो सकती है, और गठबंधन एक से अधिक राजनीतिक दलों का क्या रहता है, उसमें भागीदारी रहती है सरकार में। लेकिन हमेशा बहुमत कहां चाहिए, केंद्र में लोकसभा में, और राज्य में कहां चाहिए, विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। राज्यसभा में किसके पास कितनी सीटें हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार हमेशा उसी पार्टी की बनेगी जिसका लोकसभा में क्या है, बहुमत है, और राज्य में सरकार हमेशा उसी राजनीतिक दल की बनेगी जिसका क्या है, राज्य की विधानसभा में क्या है, बहुमत है। तो दूसरी विशेषता ध्यान में रखनी है, बहुमत प्राप्त दल की सरकार। तीसरी देखिए, तीसरी आपको ध्यान में रखना है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत।
सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या? ऐसा आपने सुना होगा कि मंत्री तैरते भी साथ साथ हैं और डूबते भी साथ साथ हैं। मंत्री जो हैं तैरते भी साथ साथ हैं और डूबते भी साथ साथ हैं। इसका क्या मतलब हुआ? किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया लोकसभा में, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र। किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास पारित हो गया ना, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र। अगर लोकसभा भंग हो जाती है ना, तो संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देना, तो संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो देखिए जरा, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में क्या ध्यान में रखेंगे? संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर सरकारें कार्य करती हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर सरकारें कार्य करती हैं, जिसमें किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या देना होता है? त्यागपत्र देना होता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि सरकार में जो मंत्री हैं वो तैरते भी साथ साथ हैं और डूबते भी साथ साथ हैं। यानी आर्टिकल भारतीय संविधान का जब आप 75 पढ़ते हैं ना, तो 75 में मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में, इनके साथ ही मंत्रियों की जो है त्यागपत्र, बर्खास्त, उनकी सारी बातें जो 75, जिसमें प्रधानमंत्री, क्योंकि ये जो मंत्री परिषद रहेगी ना, इसका नेतृत्व करता कौन रहता है? प्रधानमंत्री। लेकिन किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र। किसी एक मंत्री ने कोई ऐसा कार्य किया है और जिसके कारण विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और वो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया, तो मंत्री परिषद पूरी तरीके से समाप्त होगी। ऐसा नहीं वहां पर होगा कि इस एक मंत्री ने गलत डिसीजन लिया था, इसकी वजह से जो है हम क्यों त्यागपत्र दे। नहीं, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है ना, तो संपूर्ण मंत्री परिषद क्या होगी? समाप्त होगी। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि अगर लोकसभा भंग हो जाती है ना, लोकसभा भंग, तो जैसे ही लोकसभा भंग होगी तो संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी। संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। और अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, अगर प्रधानमंत्री क्या दे दे? त्यागपत्र दे दे, तो भी लोकसभा तो भी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। भले ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य और मंत्री बनाए। आपको पता होना चाहिए कि मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य ही मंत्री बने। मंत्री राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है, लेकिन अगर लोकसभा भंग हो जाए ना, तो उस समय भले ही वो राज्यसभा का सदस्य रहेगा, लेकिन मंत्री पद से क्या हो जाएगा? वो मंत्री परिषद समाप्त होते ही वो मंत्री पद से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। ये केवल कहां पर पाई जाती हैं? जहां संसदीय शासन प्रणाली। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में आप क्या ध्यान में रखेंगे कि मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री हैं वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में कार्य करते हैं। किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है ना, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर लोकसभा भंग हो जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद समाप्त हो जाती है। और अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो भी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और मंत्री लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है। लेकिन जब मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य था और मंत्री था, तो राज्यसभा की सदस्यता तो उसकी रहेगी, लेकिन मंत्री पद उनका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है।
तो ये केवल कहां संभव है? संसदीय शासन प्रणाली में। इसीलिए देखिए संविधान सभा के जो मेंबर थे ना, उनकी सोच बड़ी सोच का दायरा बहुत विस्तृत था। उन्होंने भारत के भावी मतलब 1000 वर्षों का सोच के जो है ना, ये संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखी। अब यहां पर तय किया गया था भाई मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, और संसद का मतलब लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि अगर मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाए तो राज्यसभा का सदस्यता उसकी रहेगी, बरकरार रहेगी। अगर लोकसभा भंग हो जाए और ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा से मेंबर था और मंत्री बना था तो उसकी सदस्यता रहेगी, लेकिन मंत्री पद से उसे क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में अपन बात कर चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लाया जाता है क्योंकि सरकार हमेशा कौन से, जिसका लोकसभा में क्या रहता है? बहुमत रहता है। तो सरकार को गिराने के लिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव। और सरकार तो हमेशा कहा जिनका लोकसभा में बहुमत है उसी की क्या बनती है? सरकार। इसलिए आपको ध्यान में रखना है विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहां लाए जाते हैं? लोकसभा में लाए जाते हैं। और दोनों का मैंने तुलनात्मक रूप में आपको बताया था जब संसदीय प्रस्ताव अपन पढ़ रहे थे। मैंने कहा कि विश्वास प्रस्ताव जो है ये सत्ताधारी पार्टी के द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव किनके द्वारा? सत्ताधारी पार्टी के द्वारा लाया जाता है। और कब लाया जाता है? सरकार को बचाने के लिए। जब विपक्षी दल इस बात की मांग करे कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है तो सरकार जो प्रस्ताव लाती है ना उसे अपन विश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव में न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। और साथ ही मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? अगली विशेषता देखिए जरा। अगली विशेषता आपको ध्यान में रखनी है, राजनीतिक एकरूपता। संसदीय शासन प्रणाली में क्या रहती है? राजनीतिक एकरूपता। अब राजनीतिक एकरूपता का क्या मतलब है? भाई संसदीय शासन प्रणाली में जिस राजनीतिक दल का बहुमत रहता ना उसी की क्या बनती है? सरकार। ध्यान से सुनिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है, जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसी की सरकार होती है, उसी की सरकार बनती है। और आपको पता होगा कि प्रत्येक राजनीतिक दल की एक क्या होती है? विचारधारा। प्रत्येक राजनीतिक दल जो होता है ना उसकी एक क्या होती है? विचारधारा। और गठबंधन में अगर एक राजनीतिक दल को सीटें प्राप्त नहीं है तो क्या होता है? गठबंधन। लेकिन गठबंधन में वही राजनीतिक दल शामिल होंगे जो इस राजनीतिक दल की विचारधारा से क्या होते हैं? सहमत होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा। इसलिए क्या पाई जाती है? राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता का मतलब है सरकार में जो शामिल होंगे ना, सरकार में जो शामिल होना उनकी विचारधारा एक समान होती है। उनकी विचारधारा एक समान कैसे? जैसे देखिए वर्तमान में किसकी सरकार अपन कह रहे हैं? किनकी है? एनडीए की, यानी बीजेपी इसमें मुख्य पार्टी है। और बीजेपी की जो विचारधारा है, बीजेपी की जो विचारधारा है, इस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जो विश्वास रखते हैं ना उन्हीं की क्या बनती है? उन्हीं की क्या है? सरकार है। तो यहां पर राजनीतिक एकरूपता है कि नहीं है? हालांकि वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों की कोई विचारधारा है ही नहीं, ठीक है। वो सरकार की सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर देते हैं। लेकिन जहां संसदीय शासन प्रणाली है इसके अपवाद कुछ हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अपन बात करें तो राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। अर्थात मंत्रिपरिषद में जो शामिल होते हैं ना वो सब के सब जो हैं एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और उनकी विचारधारा एक होती है। अगर गठबंधन की सरकार है तो भी विचारधारा क्या होती है? एक होती है, क्योंकि गठबंधन में वही सो लोग शामिल होते हैं जिनकी विचारधारा समान हो। और अगर ऐसे राजनीतिक दल जिसकी विचारधारा अलग अलग थी और गठबंधन हो भी गया तो वो गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलेगा। जैसे जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के बीच में क्या हुआ था? गठबंधन। लेकिन कुछ ही समय बाद गठबंधन क्या होगा? टूट गया।
क्यों टूट गया? दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग अलग थी और समान विचारधारा के कारण ही सरकारें संभव हैं। अगर अलग अलग विचारधारा है, कोई एक ऐसा विषय जिसको सरकार ने लाया और सरकार में मौजूदा सरकार में एक से अधिक दल हैं और वो दल ही अगर उनकी अलग अलग बात रखें तो फिर तो सरकार का कोई औचित्य है ही नहीं। ऐसी सरकारें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती हैं और सरकार जो क्या हो जाती हैं, बर्खास्त हो जाती हैं, या सरकार जो क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र। जम्मू कश्मीर में ऐसा ही तो हुआ, बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हुआ, लेकिन दोनों की विचारधारा एकदम डिफरेंट, दोनों की विचारधारा अलग अलग। कुछ ही समय बाद गठबंधन क्या हुआ, टूट गया। केंद्र की बात करें तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के विचारधारा में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल ही इनका क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बात करें यूपीए की तो इससे पहले मनमोहन सिंह जब सत्ता में थे तो मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी उस समय कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल ही समाज सत्ता में उनकी भागीदारी थी। और इस राजनीतिक एकरूपता का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब भी कोई प्रस्ताव, जब भी कोई बिल, जब भी कोई विधेयक सदन में रखा जाता है तो कम से कम अपनी सरकार के जो लोग हैं ना, अपने राजनीतिक दल का जो गठबंधन हुआ ना, उसके लोग तो कम से कम उस मुद्दे पर क्या रहे, एक मत रहे। और ये केवल कहां संभव है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, संभव है। मैंने क्या लिखा, राजनीतिक एकरूपता। जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है ना, उस राजनीतिक दल में राजनीतिक एकरूपता रहती है, जिसे किसी विषय या किसी विधेयक पर सरकार के जो शामिल व्यक्ति हैं उनका अलग अलग मत नहीं हो, एक मत हो, और एक मत होने से विधेयक क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। ये राजनीतिक एकरूपता केवल और केवल कहां संभव है, संसदीय शासन प्रणाली में ही संभव है। इसमें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो चौथी विशेषता कौन सी रहेगी, राजनीतिक एकरूपता। अगली देखिए जरा, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखनी है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री के साथ, मैंने कहा ना राज्य में वही है, तो राज्य में किसका नेतृत्व रहता है, मुख्यमंत्री का। राज्य में किसका नेतृत्व रहता है, मुख्यमंत्री का नेतृत्व, और केंद्र में प्रधानमंत्री का नेतृत्व। जैसे वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में प्रधानमंत्री का क्या है यहाँ पर नेतृत्व, प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। तो शासन के मुख्य जो हैं वो कौन है, प्रधानमंत्री है। जो भी शासन प्रशासन से संबंधित या किसी विधि के से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना होता है तो किन के द्वारा लिया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये सारे तय कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और अगर किसी मंत्री को किसी को बर्खास्त करना है तो करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन इसकी सिफारिश कौन करेगा, प्रधानमंत्री। तो ध्यान से सुनिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार कार्य करती है। सरकार कार्य करती है। मंत्री परिषद में, मंत्री परिषद में किसे शामिल करना है, किसे शामिल करना है, एवं कौन से मंत्री को, एवं कौन से मंत्री को कौन सा विभाग, कौन सा विभाग, कौन से विभाग की, कौन से मंत्री को कौन से विभाग की जिम्मेदारी, कौन से विभाग की जिम्मेदारी सौंपनी है, कौन से विभाग की जिम्मेदारी सौंपनी है, यह भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही तय किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही तय किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही तय किया जाता है। अगला देखिए जरा, प्रधानमंत्री क्या ध्यान में रखेंगे, प्रधानमंत्री सरकार का, प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है।
राजनीतिक प्रमुख होता है एवं देश का मुख्य नीति निर्माता, देश का मुख्य नीति निर्माता, देश का मुख्य नीति निर्माता एवं विदेश नीति का निर्धारण करता, विदेश नीति का निर्धारण करता भी प्रधानमंत्री होता है। विदेश नीति का निर्धारण करता भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है बात? मैंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार कार्य करती है। टीम का लीडर कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर रहता है। कौन से व्यक्ति को मंत्री बनाना है, कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है, उस विभाग में परिवर्तन करना है, ये सारा कौन तय करता है? प्रधानमंत्री करता है। देश की नीतियों का निर्माण प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की बुलाता है और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद में लिए गए किसी प्रकार के निर्णय में प्रधानमंत्री परिवर्तन करवा सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल में जो शामिल सदस्य होते हैं वो अपने अपने विभागों के स्वतंत्र मुखिया होते हैं, लेकिन जब मंत्रिमंडल में कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें परिवर्तन प्रधानमंत्री करवा सकते हैं, बाकी किसी के पास कोई ताकत ऐसी नहीं होती है। और विदेश नीति का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, कि कौन से देश के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, कौन से देश अपने साथ दिक्कतें कर रहे हैं, तो ये सारी विदेश नीति का निर्धारण करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपने भारत की विदेश नीति पढ़ी थी तो उसमें कहीं पर भी राष्ट्रपति का जिक्र थोड़ी ना आया था कि राष्ट्रपति ने इस देश के साथ अच्छे संबंधों की बात की। राष्ट्रपति ने, हालांकि जो सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं वो किन के नाम से होते हैं? वो तो अपन कह सकते हैं राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन मुख्य नीति निर्माता कौन होता है? तो मुख्य नीति निर्माता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। विदेश नीति का निर्धारण करता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपने देखा होगा लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, पड़ोसी देशों के साथ नीति। पहले जो है अपने संबंध सोवियत संघ रूस के साथ अच्छे थे जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, फिर जो है पाकिस्तान में वहां पर जो है दिक्कत शुरू होने के बाद हमने रूस का विघटन हो गया तो हमने अपना परिवर्तन करके किसके साथ अच्छे संबंध बना लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ये तय कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे और अमेरिका के संबंध अच्छे थे, ठीक है, हालांकि वर्तमान में भी अच्छे हैं, लेकिन ये तय कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी जो है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व जो है नमस्ते ट्रंप का आयोजन करवाया, और उसके बाद में ट्रंप जब सत्ता में नहीं आए, ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं बने, तो ऐसा लोगों ने खूब कहा कि मोदी जी की गलती का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। हालांकि राजनीति में सब कुछ चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नए राष्ट्रपति बने उनका भारत के प्रति जो दृष्टिकोण, जो रवैया रहेगा ना, उसमें हो सकता है कुछ बदलाव हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा तय कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री का क्या रहता है? इसमें नेतृत्व रहता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की जो टीम है ना वो क्या करती है? कार्य करती है। अगली विशेषता देखिए जरा, अगली विशेषता आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी रखेंगे? निम्न सदन का विघटन होना। निम्न सदन का विघटन होना। निम्न सदन का क्या? विघटन। अब देखिए जरा, संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो यह संसद है और संसद के दो सदन हैं। कितने सदन हैं? दो सदन हैं। एक तो है राज्यसभा और दूसरा कौन सा है? लोकसभा। उसी प्रकार राज्य की बात करें तो राज्य में क्या है? विधानमंडल है। राज्य में क्या है? विधानमंडल, और विधानमंडल के दो सदन है, एक तो है विधानसभा और एक है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए जरा, यहां पर आप क्या ध्यान में रखेंगे? राज्यसभा को बोलते हैं अपन उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। उसी प्रकार से विधान परिषद को अपन क्या बोलते हैं? उच्च सदन। लोकसभा को अपन क्या बोलते हैं? निम्न सदन। कौन सा सदन बोलते हैं? निम्न सदन। और इसी प्रकार विधानसभा को अपन कौन सा सदन बोलते हैं? निम्न सदन। देखिए जरा, ये तो रहता है कैसा? स्थायी, स्थायी सदन। ये कैसा है? अस्थायी सदन। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है? 6 वर्ष रहता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है।
प्रति जो है 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं एवं उनके स्थान पर नए सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल कितना रहता है, तो लोकसभा का कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष रहता है। लोकसभा का कार्यकाल क्या रहता है, सामान्यतः कितने वर्ष रहता है, 5 वर्ष। यानी प्रति 5 वर्ष के बाद जो है लोकसभा भंग हो जाएगी और फिर जो है नई लोकसभा गठित होगी। अर्थात वर्तमान में जो है 1952 से लगाकर अब तक यानी 2021 में जो है कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। इससे पूर्व 16 लोकसभा का कार्यकाल क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। कई लोकसभा ऐसी भी रही जो पूरे 5 साल तक कार्य नहीं कर पाई और 1 साल 2 साल में भंग हो गई। लेकिन अब तक सामान्यतः जो अपन लोकसभा के कार्यकाल मानते हैं ना, वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और लोकसभा हमेशा क्या होगी, भंग होगी। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी। राज्यसभा तो कैसा सदन है, स्थायी सदन है। भले ही कुछ भी हो जाए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और उसमें भी क्या है, प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं एवं उनके स्थान पर नए सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष रहता है और लोकसभा स्वयं का कार्यकाल अपन कितना मानते हैं, 5 वर्ष। और संसदीय शासन प्रणाली में जो निम्न सदन होता है ना, वो हमेशा भंग होता है। संसदीय शासन प्रणाली में जो निम्न सदन होता है ना, वो हमेशा भंग होता है। और निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है कि ब्रिटेन में इसे लोकसभा जाना जाए। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हमेशा वहां पर जो निम्न सदन होगा ना, वो भंग होगा। उच्च सदन कभी भी भंग नहीं होता है। उच्च सदन एक स्थायी सदन रखा जाता है। सरकार भी हमेशा उसी राजनीतिक दल की बनेगी जिसका क्या रहेगा, निम्न सदन में बहुमत रहेगा। राज्यसभा में अर्थात उच्च सदन में भले किसी राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिल जाए, जैसे देख लीजिए राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं और भले ही बीजेपी को 200 सीटें पर बीजेपी हो, लेकिन यहां पर कितनी है, तो लोकसभा में 543 है। और 543 में से मान लेते हैं बीजेपी को यहां पर 200 मिली है या फिर बीजेपी को यहां 200 मिली है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर जो 200 मिल के, तो नहीं, यहां पर भले कितनी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कितनी चाहिए, 272 से अधिक चाहिए। यहां पर कितनी चाहिए, 272 से प्लस होगी, तभी आपकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी। तो ये 2 बातें निम्न सदन को प्राथमिकता दी गई है। पहली कौन सी, पहली तो मैंने पहले ही बता दिया था, निम्न सदन में जिसका बहुमत रहेगा उसी की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। अर्थात बहुमत प्राप्त वाली सरकार, राजनीतिक दल को जिसका निम्न सदन में बहुमत रहेगा उसकी सरकार होगी। और निम्न सदन ही क्या होगा, भंग होगा। निम्न सदन ही क्या होगा, विघटित होगा। उच्च सदन अर्थात राज्यसभा कभी भी भंग या विघटित नहीं होती है, क्योंकि कैसा सदन है, स्थायी सदन है। राज्यों में देखिए, राज्यों में विधानसभा क्या है, निम्न सदन है, और विधान परिषद क्या है, उच्च सदन है। तो ये तो क्या हो गया, स्थायी सदन। विधानसभा तो क्या हो गई, अस्थायी सदन। विधानसभा तो क्या है, अस्थायी सदन। और विधान परिषद क्या है, तो विधान परिषद है स्थायी सदन। स्थायी सदन भी कहते हैं और इसे ऐच्छिक सदन भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्थायी एवं ऐच्छिक सदन। यानी विधान परिषद कभी भंग नहीं होगी, विधान परिषद सीधी समाप्त होगी। समाप्त होने का मतलब समझ रहे ना, कि किसी राज्य में है नहीं है, ठीक है। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। अगर विधान परिषद एक बार शुरू हो गई तो इसका कार्यकाल कुछ नहीं रहता है। या तो संसद के द्वारा सीधे उसे क्या की जाएगी, विधानसभा की स्वीकृति के बाद उसे सीधा समाप्त होगी, और या फिर जो क्या रहेगी, उसका कार्यकाल जैसे राज्यसभा में वैसा ही रहेगा, एक स्थायी सदन है। क्लियर है। तो संसदीय शासन प्रणाली में आपको ध्यान में रखना है कि निम्न सदन हमेशा क्या होता है, विघटित होता है। और निम्न सदन का मतलब क्या है, लोकसभा। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, और सरकार भी हमेशा उसी राजनीतिक दल की बनेगी जिसका निम्न सदन में क्या होता है, बहुमत होता है। ठीक है। अगला देखिए जरा, अगली विशेषता गोपनीयता। अगली विशेषता आप कौन सी ध्यान में रखेंगे, गोपनीयता का सिद्धांत। आपने देखा होगा मंत्री जो किसकी शपथ लेते हैं, पद एवं गोपनीयता। संसदीय शासन प्रणाली में गोपनीयता का सिद्धांत कार्य करता है। मतलब सरकार ने क्या फैसला लिया, मंत्री परिषद में किस प्रकार का निर्णय लिया गया, कोई भी मंत्री बिना प्रधानमंत्री के अनुमति के किसी भी मामले को सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये गोपनीयता पर कार्य करती हैं। गोपनीयता का सिद्धांत इसमें प्रभावी रहता है। और मंत्री जो है किसकी शपथ लेते हैं, गोपनीयता की। ध्यान से सुनेगा,
संसदीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। सरकार में लिए गए किसी भी प्रकार के निर्णय को मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य द्वारा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये कौन सा सिद्धांत रहेगा? गोपनीयता। ये सारी विशेषताएं अपन किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? संसदीय शासन प्रणाली की क्या है विशेषता। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में। संसदीय शासन प्रणाली के उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसे सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जानते हैं, संसदीय सरकार के नाम से जानते हैं, कैबिनेट सरकार के नाम से और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से जानते हैं। फिर इसकी बात करें तो विश्व के कौन कौन से देशों में है? तो ये ब्रिटेन में है, जापान में है, इनके अलावा भारत में है। भारत में कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहली विशेषता मैंने बताई थी, कौन सी? पहली विशेषता आपको ध्यान में रखनी थी, दोहरी कार्यपालिका। कौन सी विशेषता थी? दोहरी कार्यपालिका। कि इसमें एक तो होता है नाम मात्र का प्रदान और दूसरा कौन सा होता है? वास्तविक प्रदान। इसमें सरकार का मुखिया अलग होता है और राष्ट्र का मुखिया क्या रहता है? अलग रहता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होता है और वो कौन होता है? राष्ट्रपति। जैसे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में देख लीजिए, राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्र का प्रमुख है और राष्ट्रपति वहां पर क्या है? सरकार का प्रमुख है। दूसरी विशेषता मैंने बताई थी, कौन सी? मैंने कहा बहुमत प्राप्त दल की सरकार होती है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार बनाने के लिए बहुमत होना चाहिए और बहुमत भी कौन से सदन में? निम्न सदन। और निम्न सदन का मतलब कहां पर? लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होगा उसी की क्या बनेगी? सरकार बनेगी। अगर एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन की सरकारें भी संभव हैं। कहां पर? संसदीय शासन प्रणाली। गठबंधन की सरकारों का मतलब है एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर जो हैं ये गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं, लेकिन लोकसभा में जिसका बहुमत रहेगा उसी की क्या बनेगी? सरकार बनेगी। तीसरी विशेषता आपने देखी थी, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कहते हैं इसमें मंत्री तैरते भी साथ में और डूबते भी साथ में हैं। किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या करना होता है? त्यागपत्र देना होता है। अगला देखिए, राजनीतिक एकरूपता। क्या ध्यान में रखेंगे? राजनीतिक एकरूपता। और राजनीतिक एकरूपता का मतलब है जिस राजनीतिक दल की सरकार बनती है या फिर गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल ही उसमें शामिल होते हैं और सरकार बनाते हैं। तो इसे राजनीतिक एकरूपता रहती है। और राजनीतिक एकरूपता का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि नीति निर्माण के संदर्भ में वहां पर जो है सब में समानता रहती है, जिससे अच्छी नीतियों का क्या हो पाता है? निर्माण हो पाता है। अगली विशेषता देखिए जरा, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। इसमें टीम का लीडर कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर रहता है। और राज्य में कौन रहता है? मुख्यमंत्री। किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको कौन सा विभाग देना है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है, नीति निर्माण करना है या फिर विदेश नीति का निर्धारण करना है, ये सारे के सारी जिम्मेदारी किनकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है। कहां पर? संसदीय शासन प्रणाली में। अगली विशेषता आपने बात की थी, निम्न सदन का क्या होना? विघटन होना। निम्न सदन का क्या होना? विघटन होना। निम्न सदन का मतलब है राज्यसभा कभी विघटित नहीं होगी। निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। और लोकसभा ही क्या होती है? विघटित होती है। और एक और विशेषता आपने बात की थी, कौन सी? गोपनीयता की। कि इसमें जो भी मंत्री होते हैं ना वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं और सरकार में लिए गए किसी भी प्रकार के निर्णय को वो सार्वजनिक नहीं कर सकते। अर्थात कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? गोपनीयता का सिद्धांत यहां पर क्या करता है? कार्य करता है। ये भी आपको ध्यान में
रखना है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली की क्या हो गई, विशेषताएं। अब संसदीय शासन प्रणाली के गुण और संसदीय शासन प्रणाली के दोष, साथ ही संसदीय शासन प्रणाली को भारत में स्वीकार किए जाने के कारण और संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत कैसे कार्य करता है, उस पर अपन बात करने की। देखिए जरा, सबसे पहले अपन बात करें संसदीय शासन प्रणाली के गुण के संदर्भ में। संसदीय शासन प्रणाली के गुण, संसदीय शासन प्रणाली के गुण। देखिए संसदीय शासन प्रणाली के गुण की बात करें तो सबसे बड़ा गुण जिसके कारण भारत में इस संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया, और वो क्या है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य। किसमें, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या होता है, सामंजस्य। देखिए जरा, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में सामंजस्य। तो पहले तो हमें यह क्लियर करना है ना कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है और व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल होता है। हालांकि इसमें अपन उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें पूरा एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। लेकिन जब विशेषताओं में गुण के बारे में बात करें तो सामान्यतः यहां पर आपको ध्यान में रखना है कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। अभी कार्यपालिका में एक तो शामिल होता है कौन, राष्ट्रपति, दूसरा अपन किसको मानते हैं, प्रधानमंत्री को, और तीसरा किसको मानते हैं, मंत्रिपरिषद को। किसको मानते हैं, मंत्रिपरिषद को। व्यवस्थापिका में किसको शामिल मानते हैं अपन, संसद को। और संसद के कितने, 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, एक तो राज्यसभा, दूसरी लोकसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। तीसरा कौन है, राष्ट्रपति। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखिए आपने, मैंने क्या कहा, सामंजस्य कैसे रहता। देखिए जरा, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का क्या करना, निर्माण करना। इनका कार्य क्या होता है, कानूनों को लागू करना। कानूनों को क्या करना, लागू करना। अब देखिए जरा, अब सामंजस्य कैसे होता है, देखिए जरा, मैंने पहले में क्या कहा, इनका कार्य होता है कानूनों को निर्माण करना, इनका लागू करना। अगर सामंजस्य नहीं होता तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका कभी लागू नहीं करती। पहले कानूनों का निर्माण ये कर रहा है और लागू ये कर रहा है, बिना सामंजस्य ये कभी संभव नहीं होता कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका क्या कर दे, लागू कर ले। इसीलिए पहली बात सामंजस्य है। दूसरी देखिए भाई, प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है, या तो लोकसभा का सदस्य हो या फिर क्या हो, राज्यसभा का। और ऐसा कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है कि कार्यपालिका, मंत्री परिषद जो है या फिर कार्यपालिका जो है, ये व्यवस्थापिका के गर्भ से जन्म लेती है। ये कई बार पूछा जाता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के गर्भ से जन्म लेती है। आपके मेंस में, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के गर्भ से जन्म लेती है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के गर्भ से जन्म कैसे लेती है, ध्यान से सुनिएगा। कार्यपालिका ये है और व्यवस्थापिका ये है। कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना अनिवार्य है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना अनिवार्य है, अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए संसद का सदस्य होना क्या है, अनिवार्य है। अगर आपके पास संसद की सदस्यता नहीं है तो न तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और न ही क्या बन सकते हैं, मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। आप कहेंगे सर हो तो सकते हैं, लेकिन 6 माह के लिए। तो 6 माह तक ये तो एक अस्थायी प्रावधान है। अगर आपको परमानेंट मतलब 5 साल तक के लिए मंत्री परिषद में शामिल होना है या फिर प्रधानमंत्री बनना है तो संसद का सदस्य होना क्या होना चाहिए, अनिवार्य। अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका के गर्भ से क्या लेती है, जन्म लेती है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का अंग भी होता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग भी होता है। देखिए, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग भी होता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग भी होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, संसद के सदस्य। आगे मैं सारे नोट कराऊंगा उत्तरदायित्व नियंत्रण के सिद्धांत में। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो चुनाव में भाग कौन लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहां पर भी
कहीं ना कहीं जो है सामंजस्य है, तभी तो इस प्रकार का समूह। अगला देखिए जरा, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है ना, कौन सी प्रक्रिया, जिसे अपन क्या बोलते हैं, महाभियोग प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया। और महाभियोग प्रक्रिया में भाग कौन लेते हैं, संसद के सदस्य, और संसद के सदस्यों का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो यहां पर भी क्या है, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत प्रभावी है। अगला देखिए जरा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है, ये जो है अगर लोकसभा भंग हो गई तो ये अपना आप ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं दोनों में आपस में क्या रहता है, सामंजस्य रहता है। एक कानूनों का निर्माण करता है, एक कानूनों को लागू करता है। कार्यपालिका में शामिल होने के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना जरूरी होता है, मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग भी होता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग भी होता है। यहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इतना प्रभावी नहीं होता है जितना अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होता है। यहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों जो है ना, सामंजस्य और सहयोग से क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और शासन संचालन की क्या करते हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य, फिर मैंने क्या कहा, फिर देखिए जरा, राष्ट्रपति को जो रहता है निर्वाचक मंडल, और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया महाभियोग, उसमें भाग कौन लेते हैं, संसद के सदस्य लेते हैं। कौन लेते हैं, संसद के सदस्य लेते हैं। कानूनों का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। और लेकिन जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं कर देते तब तक वो विधेयक होता है, अधिनियम नहीं बनता है। तो किसी भी कानून के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना भी क्या होता है, अनिवार्य होता है। किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेंगे तभी तो अधिनियम बनेगा। जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देते हैं तब तक वो अधिनियम नहीं होता है, तब तक उसे अपन बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। क्लियर है। अगली और देखिए, आगे मैं सारी इसमें एक एक आपको नोट करूंगा। आपको यहां पर सामान्यतः ये ध्यान में रखना है कि कैसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संसदीय शासन प्रणाली में सामंजस्य से कार्य करते हैं। अर्थात दोनों में क्या होता है, सामंजस्य होता है, और ये संसदीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। इसीलिए तो संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया। संसदीय शासन प्रणाली को भारत में स्वीकार करने के दो मुख्य कारण थे। एक तो कौन सा, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या, सामंजस्य। और दूसरा कौन सा, उत्तरदायी शासन। कौन सा शासन, उत्तर। मंत्री ने कोई कार्य किया है या किसी सरकार ने कोई कार्य, उसकी जिम्मेवारी किनकी होती है, उनकी होती है। यह होता है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं होता है। आपने देखा होगा, उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण ही अपन जो है किसी मंत्री से, संसद से जो मेंबर है वो प्रश्न पूछ सकते हैं भी अपने विभाग का उत्तरदायित्व किनका होता है, उस मंत्री का होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं होता है। संविधान सभा के जो मेंबर थे ना, उनके सामने दो विकल्प थे, या तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मान लिया जाए, या फिर संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया जाए जिसमें उत्तरदायित्व की भावना है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करेगा, उत्तरदायी सरकार होगी। और दूसरा जो है यहां पर क्या होगा, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या होगा, सामंजस्य होगा। क्लियर है। तो पहला गुण आपको ध्यान में रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या होता है, सामंजस्य होता है। क्या होता है, सामंजस्य। दूसरा गुण देखिए, दूसरा गुण आपको ध्यान में रखना है, उत्तरदायी सरकार। कौन सी सरकार, उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार का क्या मतलब है, देखिए जरा। संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में सरकार के द्वारा किए गए सभी कार्यों के प्रति सरकार के द्वारा किए गए सभी कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व का सिद्धांत या उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रभावी होता है। ये पहली बार में आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। सरकारें, संसदीय शासन प्रणाली में सरकारें, संसदीय शासन प्रणाली में सरकारें उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है।
उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, किसी मंत्री के द्वारा कोई निर्णय लिया गया है, किसी मंत्री के द्वारा क्या लिया गया है, कोई निर्णय लिया गया है, तो इसके उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, इस मंत्री की होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अर्थात यहाँ पर क्या रहता है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है, प्रभावी होता है। किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो इसकी जिम्मेदारी, इसमें उत्तरदायित्व पे किनका रहता है, इसी मंत्री का रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो पहली कौन सी थी, हालांकि उत्तरदायित्व का सिद्धांत और कैसे प्रश्न काल होता है वो अपन जानेंगे, लेकिन यहां पर केवल गुण में आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली की नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संसदीय शासन प्रणाली का नहीं है, और निम्नलिखित में से कौन सा दोष संसदीय शासन प्रणाली का नहीं है। ठीक है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्वीकार्यता के कारण और संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायी एवं नियंत्रण का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। तो ये 5 प्रकार के प्रश्न संसदीय शासन प्रणाली से पूछे जाते हैं। पहला, संसदीय शासन प्रणाली भारत में कहां से ग्रहण की गई, संसदीय शासन प्रणाली के उपनाम। दूसरा, विशेषताओं से संबंधित पूछा जा सकता है कौन सी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली की है और कौन सी नहीं है। तीसरा, संसदीय शासन प्रणाली के गुण कौन सा है कौन सा नहीं है। चौथा, संसदीय शासन प्रणाली के दोष कौन से हैं और कौन से नहीं है। पांचवा, भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्वीकार्यता के क्या कारण थे, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को क्यों स्वीकार किया गया। और एक और पूछा जा सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। ये 6 प्रकार के अच्छे प्रश्न संसदीय शासन प्रणाली से पूछे जाते हैं, और मैं 6 के 6 प्रश्न आपको अंतिम में बताऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। हाँ, अगला जो है रहेगा वो आपको ध्यान में रखना है, निरंकुशता का अभाव। निरंकुशता का अभाव, अगला जो संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, निरंकुशता का अभाव। इसका क्या मतलब हुआ, निरंकुशता के अभाव का मतलब हुआ कि यहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता है। भाई, शासन की सारी शक्तियां मंत्रियों में बांट दी जाती हैं, यानी सरकार में बहुत सारे, जैसे मंत्री परिषद में 70 के लगभग मंत्री होते हैं केंद्र में, तो शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, और जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है वहां पर सरकारें कभी निरंकुश नहीं हो सकती। दूसरा, अगर सरकार निरंकुश हो गई तो अगली बार चुनाव तो आएंगे ना, तो जनता के पास अधिकार होता है और जनता उस राजनीतिक दल को वोट नहीं देती है जो राजनीतिक दल क्या है, निरंकुशता पर कार्य करता है, निरंकुशता को बनाता है। तो सरकारें जो हैं निरंकुशता कभी नहीं रहती संसदीय शासन प्रणाली में, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है, शासन की जो सारी शक्तियां वो बांट दी जाती हैं, और साथ ही चुनाव होता है, और चुनाव में जनता जो है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जनता को वोट देने का अधिकार है, और ऐसी निरंकुश सरकारों को जनता क्या कर देती है, सत्ता से बाहर कर देती है, जिन्होंने निरंकुशता का सहारा लिया है। तो ये केवल कहां संभव है, संसदीय शासन प्रणाली में ही संभव है। देखिए जरा, संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में निरंकुशता का अभाव होता है, निरंकुशता का अभाव पाया जाता है, निरंकुशता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है, शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है, जिससे सरकारें कभी भी निरंकुश नहीं हो सकती, अगला क्या ध्यान में रखेंगे। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली में सरकार हमेशा निम्न सदन में बहुमत प्राप्त
राजनीतिक दल की बनेगी, निम्न सदन में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की बनेगी। क्या ध्यान में रखा, निम्न सदन में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की बनेगी। और निम्न सदन के सदस्यों का चुनाव, निम्न सदन के सदस्यों का चुनाव, निम्न सदन के सदस्यों का चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है, वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है, वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है, जिससे सरकारें कभी निरंकुश नहीं हो सकती, जिससे सरकारें कभी निरंकुश नहीं हो सकती, निरंकुश नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान में रखना है। ये केवल कहाँ संभव है, संसदीय शासन प्रणाली में संभव है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में निरंकुशता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। अगली देखिए जरा, अगला गुण आपको ध्यान में रखना है, व्यापक प्रतिनिधित्व। क्या ध्यान में रखेंगे, व्यापक प्रतिनिधित्व। व्यापक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब हुआ कि संसदीय शासन प्रणाली में जो है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या रहता है, संसदीय शासन प्रणाली में प्रतिनिधित्व व्यापक क्यों होता। देखिए जरा, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543 सीटें। कितनी सीटें हैं, 543 सीटें। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितनी है, 245 सीटें। कितनी है, 543 सीटें, और राज्यसभा में कितनी है, 245 सीटें। तो ये अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लगभग 700 से अधिक जो हैं ये क्या हैं, संसद के सदस्य हैं, अर्थात व्यापक प्रतिनिधित्व है। और जब व्यापक प्रतिनिधित्व होगा तो शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा तो शासन में निरंकुशता नहीं आएगी, जनता के हितों को जो है उनको मुख्य मुद्दा रखा जाएगा, और सरकारें निरंकुश नहीं होगी तो अच्छा शासन प्रणाली होगी, और एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना जो संविधान सभा ने की थी उनका साकार रूप हो पाएगा। ये केवल वही संभव था संसदीय शासन प्रणाली में, इसीलिए संविधान सभा के सदस्यों ने संसदीय शासन प्रणाली को क्या क्या स्वीकार किया। अपने आप एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 543 लोकसभा से, 245 कहां से, राज्यसभा से। ये अपने आप में क्या है, व्यापक प्रतिनिधित्व है। और व्यापक प्रतिनिधित्व का फायदा यह है कि ये जो लोकसभा के मेंबर रहते हैं ये सीधे डायरेक्ट रूप से जनता से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अब जनता से इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि इसमें जनता सीधे तौर पर क्या देती हैं, वैश्विक मताधिकार के आधार पर वोट देती हैं। और जब वोट देती हैं तो जनता की उम्मीदें उस नेता के प्रति, उस सरकार के प्रति हमेशा बढ़ती हैं जिस सरकार की सत्ता में भागीदारी है, जिस नेता की सत्ता में भागीदारी है। तो वहां पर लोक कल्याणकारी राज्य संभव होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की जो जो विशेषताएं हैं वो संभव हो पाएगी। और भारत में संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी। इसी लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देने के लिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। और यह संसदीय शासन प्रणाली के गुणों में शामिल है कौन सा, व्यापक प्रतिनिधित्व। एक और गुण आप ध्यान में रख सकते हैं, कौन सा, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। ये बहुत ही जबरदस्त है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। देखिए जरा, वैकल्पिक सरकार क्या होती है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था में आप ध्यान में रखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में मैंने कहा कि सरकार हमेशा उसी राजनीतिक दल की बनती है जिसका लोकसभा में क्या होता है, बहुमत होता है। लेकिन यहां पर क्या है, वैकल्पिक सरकार। आप लोगों ने देखा होगा कि वैकल्पिक सरकार का मतलब होता है कि किसी एक राजनीतिक दल की सरकार बन गई लेकिन उनका लोकसभा में बहुमत नहीं है तो लोकसभा भंग नहीं होगी। ऐसा दूसरा व्यक्ति या ऐसा राजनीतिक दल जो कहे कि हमारे पास बहुमत है तो उसको भी सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। यही तो क्या है, वैकल्पिक सरकार। और ये वैकल्पिक सरकार केवल कहां संभव है, संसदीय शासन प्रणाली में। आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में मोरारजी देसाई, कौन, मोरारजी देसाई जो हैं ये देश के क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर। और इनके साथ में चौधरी शरण सिंह क्या बने थे, देश के उप प्रधानमंत्री। क्या बने थे, चौधरी शरण सिंह बने थे उप प्रधानमंत्री। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या हुआ, ये गठबंधन टूट गया तो मोरारजी को क्या देना पड़ा,
त्याग पत्र, क्योंकि चौधरी शरण सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया, मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र दे दिया। सरकार भंग हो गई, मंत्रिपरिषद समाप्त हो गई, लेकिन लोकसभा भंग नहीं हुई है। चौधरी शरण सिंह ने दावा किया कि मेरे पास बहुमत है, मैं सरकार बना सकता हूं, तो इनको मौका दिया गया। तो ये कौन सी सरकार हो गई? वैकल्पिक सरकार हो गई। कौन सी सरकार हो गई? वैकल्पिक सरकार हो गई। अगर राज्यों की बात करें तो देख लीजिए, महाराष्ट्र में पहले क्या हुआ, बीजेपी के विधायक देवेंद्र फडणवीस ने क्या ली थी? मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन बात तो है ना कि संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत तो सिद्ध करना ही होगा। अब बहुमत के लिए आवश्यकता पड़ी तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कह दिया हमारे पास बहुमत नहीं है, तो विधानसभा भंग नहीं हुई। अब शिवसेना ने कहा हमारे पास बहुमत है, और वहां पर जो है 3 राजनीतिक दलों का गठबंधन हुआ, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, और उन गठबंधन के माध्यम से सरकार बनी। तो वैकल्पिक सरकार का मतलब है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो बहुमत की नहीं होने पर जो है मौजूदा सरकार भंग होगी, लेकिन विधानसभा और लोकसभा भंग नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जब तक कोई दूसरा राजनीतिक दल इस बात का दावा करे कि हमारे पास बहुमत है, तो उन्हें भी सरकार बनाने का क्या दिया जाना चाहिए? मौका दिया जाता है। और ये केवल कहां संभव है? संसदीय शासन प्रणाली में ही संभव है। ये संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, गुण है, जिसके संदर्भ में अपने बात की। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, किनके संदर्भ में? संसदीय शासन प्रणाली के गुण के संदर्भ में। देखिए जरा, सबसे पहला कहा था कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य। इसको अपन आगे डिटेल में जानेंगे कि उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत क्या रहता है। दूसरा, इसके बाद अपने बात की कौन सा? कि उत्तरदायी सरकार रहती है। तीसरा, इसमें बात की कौन सा? कि यहां पर जो है निरंकुशता का अभाव रहता है, क्योंकि शक्तियों का क्या हो जाता है? विकेंद्रीकरण हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात की कौन सा? तो नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं, व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर 700 से अधिक जो हैं ये संसद के सदस्य होते हैं। व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। अगला देखिए जरा, अगली विशेषता की वैकल्पिक, अगला गुण जो है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। और वैकल्पिक सरकार का मतलब है कि जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता, भले ही कोई राजनीतिक दल जिनके पास बहुमत नहीं है वो सरकार से बाहर हो जाएगा, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल को सरकार बनाने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। ये थी वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो संसदीय शासन प्रणाली क्या है, इनकी विशेषताओं एवं गुण के संदर्भ में बात कर ली है। इनके दोष, क्योंकि दोष को जानना भी जरूरी है। और दूसरा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अपनाने के लिए भारत में कब मांग उठी, और उसके बाद में संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायी एवं नियंत्रण का सिद्धांत क्या होता है, इसके संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।